तेजस्वी ने कहां लगाया टीका? तेजस्वी ने कहां पहनी टोपी? तेजस्वी की पूजा और इफ्तार बिहार में करेगा बेड़ा पार? बिहार में चुनाव, तेजस्वी का सेकुलर दांव। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है मुकाबला का। आज मुकाबला में हम बात करेंगे आरजेडी की नई चुनावी रणनीति की और बात करेंगे आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 7 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन शुक्रवार को तेजस्वी दरभंगा पहुंचे तो इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई। दरअसल तेजस्वी ने दरभंगा में पहले माता अहिल्या के मंदिर में जाकर पूजा पाठ किया, फिर इफ्तार पार्टी में चले गए। इसके बाद से तेजस्वी की इस यात्रा को बिहार में आरजेडी की चुनावी तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि तेजस्वी ने टीका हटाकर टोपी पहनी। वो आरजेडी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है, जिसे आरजेडी खारिज कर रही है। लेकिन सवाल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सवाल है कि चुनाव दर चुनाव एमवाई समीकरण आजमाती रही आरजेडी क्या इस बार अपनी स्ट्रेटजी बदलने की तैयारी कर रही है? क्या आरजेडी इस बार चुनाव में सेकुलर दांव से विरोधियों को परास्त करने की तैयारी कर रही है? आज मुकाबला में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। नेता वही जो मौका भांप जाए और दाव वही जो चुनाव जिताए। 7 से 8 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव की बारी है, इसलिए तेजस्वी की तरफ से इस बार खास तैयारी है। इसकी झलक दिखी दरभंगा में, जहां तेजस्वी पहुंचे तो बारी बारी से टीका और टोपी दोनों धारण किया। तेजस्वी सबसे पहले अहिल्या स्थान मंदिर पहुंचे, पालथी लगाकर बैठे, माथे पर तिलक लगाया और मंत्रोच्चार के बीच 5 पंडितों के साथ पूरे विधि विधान से पूजा की। ये मंदिर उसी जाले विधानसभा क्षेत्र में है जिस पर पिछले 3 विधानसभा चुनाव से बीजेपी जीत हासिल करती रही है। पूजा करके तेजस्वी मंदिर से विदा हुए और दल बल के साथ करीब 2 किलोमीटर दूर आरजेडी नेता ऋषि मिश्रा की इफ्तार पार्टी में पहुंच गए। इफ्तार में तेजस्वी का अंदाज बदला बदला था। माथे पर टोपी थी और जुबान पर ईद की मुबारकबाद। इफ्तार के मौके पर रमजान के पाक महीने पर हम सभी अपने मुसलमान भाइयों को शुभकामनाएं देते हैं। आप सब लोग को बधाइयां देते हैं। रमजान का पाक महीना है, त्योहार की खुशी है, लिहाजा किसी नेता का इस तरह के आयोजन में पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इफ्तार पार्टी में तेजस्वी के पहुंचने की टाइमिंग खास है। बिहार में 7 से 8 महीने बाद चुनाव है, इसलिए इसे आरजेडी की चुनावी स्ट्रेटजी से जोड़कर देखा जाने लगा। सवाल उठने लगे कि पूजा और इफ्तार से तेजस्वी आखिर क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी इस पर बात आगे बढ़ती उससे पहले ही बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी की टोपी देखकर टीके की खोजबीन शुरू कर दी। तिलक को मिटा करके टोपी लगाते हैं, जालीदार टोपी लगाते हैं। शर्म करनी चाहिए तेजस्वी यादव को। ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने धर्म के साथ दूसरे के धर्म का सम्मान करें, न कि अपने धर्म को अपमानित करके दूसरे के धर्म को सम्मान करने जाए। जो सभी धर्मों का सम्मान करेगा वो किसी धर्म का अपमान नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी, उनकी आस्था कहाँ है ये पूरा बिहार जानता है। चुनावी हिंदू बनते रहते हैं ये लोग, लेकिन चुनावी हिंदुओं को देश और बिहार अच्छी तरह पहचान रहा है। जवाब आरजेडी की तरफ से भी आया, लेकिन इल्जाम की शक्ल में आया। मुद्दा पे बात नहीं करेंगे। उनको एक्चुअली में मोदियाबिंद हो गया है। उनको ये नहीं दिख रहा है कि तेजस्वी यादव आधे घंटे बैठकर वहां पे मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। उनको ये नहीं दिख रहा है कि तेजस्वी यादव अपने लोगों के साथ इफ्तारी कर रहे हैं, श्रद्धा के साथ इफ्तारी कर रहे हैं।
लगे हुए हैं समाज को बांटने में। राजनीति में कुछ भी बेमकसद नहीं होता, एक एक कदम सोच कर उठाए जाते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पूजा और इफ्तार वाला दांव हो या बीजेपी की तरफ से की जा रही तेजस्वी के टीके की तलाश, सबके पीछे चुनावी रणनीति है जिसे दोनों ही पार्टियां दोधारी तलवार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। और मुकाबला में वो सवाल आइए एक एक करके बताते हैं जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा पहला सवाल है, हम पूछेंगे बिहार में विपक्ष सेकुलर और मजहबी सियासत में उलझा है क्या। दूसरा सवाल, बिहार में धर्म वाला दांव चलेगा या फिर जाति वाला। सवाल नंबर 3 हम पूछेंगे, पूजा पाठ के बाद इफ्तार में शामिल होकर तेजस्वी ने क्या संदेश दिया। हमारा चौथा सवाल है, क्या मिथिलांचल के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में हैं तेजस्वी यादव। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ ऋषि मिश्रा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। भोलानाथ जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। धनंजय गिरी साहब जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजेश राठौर साहब जुड़ रहे हैं, चीफ स्पोक पर्सन है बिहार कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मनीष कुमार यादव जी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। आप सभी का बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में मेरे साथ AK वाजपेयी साहब एलजेपी से जुड़ेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अंकुश श्रीवास्तव भी जुड़ेंगे। पहला सवाल ऋषि मिश्रा आपसे, क्योंकि ये पार्टी आपने दी थी, ये पूरा विवाद वहीं से शुरू हुआ, इतना बवाल मचवा दिया आपने। एक्चुअली आपका पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत है। हमारा मुद्दा, चुनावी मुद्दा धर्म जाति नहीं है। हमारा मुद्दा है ब्लॉक पर भ्रष्टाचार। हमारा मुद्दा है थाना में जो पैसे लेकर FIR किए जा रहे हैं वो। हमारा मुद्दा है जो पैसे लेकर थाना शराब बेच रही है वो। ये पूरा मुद्दा जो है आज भारतीय जनता पार्टी का, जात और धर्म पे आके ये लोग अटक जाते हैं। अरे हम तो महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं भाई। अंबेडकर साहब जो चाहते थे कि सभी धर्मों के लिए राष्ट्र में जगह हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगरा, पिछड़ा, सब कोई मिलके साथ में रहे, हम तो उसकी बात करते हैं। हमारे नेता जो आप बात कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले एक एक जिला घूमकर आ चुके थे। लोकसभा चुनाव के बाद एक एक पंचायत वर्कर से मिल चुके हैं। वो तो हमेशा मिलते रहे। उनकी इच्छा थी क्योंकि मिथिलांचल में पार्टी को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि हम आना चाहते हैं, जाले आना चाहते हैं। वो आए, वो मंदिर में बैठकर आधा घंटा उन्होंने पूजा करी, उसके बाद 1 घंटा इफ्तारी में बैठे। क्या गलत किया? और आप जो नहीं, इस पे कोई गलत बात नहीं है सर, इस पे तो कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर मुद्दा क्या? हाँ, मैं बता रहा हूं। मैं ऋषि जी आ जा रहा हूं, सवाल पर आ जा रहा हूं। उनका ये कहना है कि साहब टीका आपने लगाया था, बहुत लंबा टीका था, मंदिर में दिख रहा था। आप गए ऋषि मिश्रा के यहाँ इफ्तार पार्टी में, टीका भी रहने देते, टोपी भी रहने देते, क्या दिक्कत थी? लेकिन आपने टीका मिटा दिया। नहीं, सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। मंदिर में मैं उनके साथ बैठा हुआ था। हाँ। मंदिर में उनको टीका लगा दिया। हाँ। मंदिर के बाद उनको इफ्तार था। इतनी भीड़ थी, गाड़ी पे टीका था, नाक पे आ गया था। जब लोग इफ्तार के स्पॉट पे पहुंचे तो उनका टीका नाक तक आ चुका था। तो उन्होंने बोला कि वॉशरूम जाना चाहते हैं। वो फिर वॉशरूम में गए, वो फिर फेस वॉश किया, उसके बाहर आ गए। इसमें मुद्दा कहाँ है? अगर वो मंदिर में जो जाके पूजा कर रहे हैं आधा घंटा, तो भाई इसमें तेजस्वी यादव सामने आ जाते, यही बात कह देते, मुद्दा ही खत्म हो जाता। एक्चुअली मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो सर भारतीय जनता पार्टी लोग बनाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव भी तो इस बात को हवा दे रहे हैं ना, वो दिखाना तो चाहते हैं ना। देखिए ऋषि मिश्रा जी, दो बातें हैं। ऋषि मिश्रा जी, आपको मैं ज्यादा समय इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि इस पूरे समीकरण में आप हैं। भाई जाले से आपको टिकट नहीं मिला, वो सीट आरजेडी हार गई, कांग्रेस को मिला था वो टिकट। लोग ये कहते हैं कि अगर ऋषि मिश्रा, सुनिए मेरी बात, अगर ऋषि मिश्रा को टिकट मिल जाता तो शायद समीकरण कुछ और होता। और इस बार सुनिए मेरी बात, और ये इस बार तेजस्वी यादव वही मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी नहीं, हाँ। ऋषि मिश्रा यहाँ पर मुद्दा नहीं है। हाँ। यहाँ पर मुद्दा है तेजस्वी यादव। हाँ। तेजस्वी यादव को हम लोग, अब ये मजबूरी आपकी कहना कि तेजस्वी यादव मुद्दा है, लेकिन असल मुद्दा वही आप भी जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें हार गए उस्मानी को टिकट देने के बाद, और रास्ता वहां सरकार का रुक गया था सर। नहीं है, बिल्कुल, अब मानेंगे ही नहीं, आप मानेंगे ही नहीं। इंडिया अलायंस की सरकार बने, आप मानेंगे ही नहीं सर, मुख्यमंत्री बने, आप मानेंगे ही नहीं, आप मानेंगे नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ ऋषि मिश्रा, एक बात बताओ, आपको टिकट मिल गया होता तो समीकरण क्या यही होते?
अब क्या होता है उसके बाद भी आप अपनी नहीं सरकार बोलेंगे ना, नहीं मजबूरी है। उसके बाद भी हमारी पार्टी सरकार लाइन है, बनी चुकी पार्टी थी। लाइन है, मैं समझ रहा वो हूं, तो- नहीं, मैं नहीं, समझ गया वो सर, तो- पार्टी लाइन है, आप नहीं बोलेंगे वो उससे। तो मैं धनंजय गिरी को, कमीशन मैं ने हम धनंजय लोगों गिरी को को चर्चा दिया। में ला रहा हूं। उसके बाद भी ठीक है सर, मैं धनंजय गिरी को चर्चा में ला रहा हूं। भाई वो टीका लगा के जाएं, वो टोपी लगा के जाएं, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या परेशानी है इफ्तार में अगर वो जा रहे हैं तो? अंजीत जी, आज बिहार दिवस है और बिहार दिवस की सभी को चैनल पर, पैनल पर सभी मित्रों को बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इफ्तार के राजनीति को रफ्तार देने की यह हरकतें पुरानी है। और कहते हैं ना कि छाप तिलक सब छीनी रेतों से नैना मिलाई के। अमीर खुसरो ने जो ये गाया था, ये वस्तुतः टीपू इनके यहाँ खानकाह में जाने के लिए था। ये जो औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में जब गए, हिंदू धर्म को छोड़ करके जब वहां अपनाया, वही इसी तरह से छाप तिलक सब मिटा करके और इफ्तार करने जाना, ये संयोग है या प्रयोग, ये बिहार की जनता जानती है। और किसके तुष्टीकरण की राजनीति को नया तड़का देने का ये लगातार क्रम चल रहा है। और जब एमओआई की समीकरण की राजनीति ही खुल के की है, और भाई तेजस्वी जी बेचारा है, सारा चारा तो पिताजी ने चूस लिया। तेजस्वी के पास अब कोई चारा रहा नहीं। इनके पास सेकुलरिज्म के नाम पर, ये छद्म सेकुलरिज्म का हिपोक्रेट होने के सिवा, सेडो सेकुलरिज्म के सिवा बचा क्या है? सर मैं आपको बताता हूं आपको तकलीफ क्यों है। रखा। मुझे ऐसा लगता है आपको तकलीफ इसलिए, ऋषि मिश्रा ज्यादा बताएंगे, आपको लगता है कि वो सीट समीकरण बदल सकती है, इसलिए वो आपको अपने चश्मे से देखना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा है, बाकी कुछ है ही नहीं। देखिए अजीत जी, अगर राजनीति पर अगर आप बात करने जाएंगे तो इनका तो खाता नहीं खुलने जा रहा है। इनकी स्थिति ऐसी है कि तो कांग्रेस के साथ इनका अलायंस है, मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख चुराए। कांग्रेस और इनके बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। कांग्रेस आरजेडी के घर में बटाई थी, अब वहां से बेचारी निकलने की कोशिश छटपटाई हुई है। अभी उनके पदाधिकारी इंचार्ज गए तो वो लोग मिलने बोल सकते हैं ऋषि जी, आप बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सुन रहे हैं। उस विषय पर, उस विषय को अजीत जी छोड़ कुछ बोलना चाह रहा है ऋषि जी को याद रखना चाहिए, जी को याद रखना अजीत चाहिए, जी लेट मी कंप्लीट। यही 35 साल का युवा 2020 में इनके एक हेलीकॉप्टर के पीछे 32 हेलीकॉप्टर घूम रहा था। देश के प्रधानमंत्री 30 रैली कर रहे थे बिहार में। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हम लोग को हरवा दिया, जनता ने तो हम लोग को अपना आशीर्वाद दे दिया था। दूसरी बात जो ये लोग बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनको याद रखना चाहिए जिसके साथ ही आज सरकार में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2013 में कहा था, जिसको देश में राजनीति करनी है टोपी भी पहननी पड़ेगी, टीका भी लगाना पड़ेगा। अब कहा गए, याद नहीं करते। मुख्यमंत्री जी को याद दिलाइए, उनका भाषण याद दिलाइए। ये गांधी और अम्बेडकर का देश है और संविधान के हिसाब से ये देश चलेगा। ये अपने अपने समय में बोले तो जनता को मैसेज जाएगा, जनता का ठीक है, आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी जाऊं। अंजीत जी, ये बिल्कुल बापू का देश है, जिसके कमर में गीता और मुख में राम। वैसे बापू का देश है, वैसे लोहिया का देश है जो रामायण मेला लगाते हैं, वैसे लोहिया का देश है जो सीता के ऊपर किताब लिखते हैं। ये तमाम उन लोगों का देश है जो इस देश की संस्कृति को, सभ्यता को, दधीची को का त्याग का देश है। ये बुद्ध और महावीर की धरती है बिहार। ये अगस्त की ऋषि हनुमान जी की ननिहाल है बिहार। और इस देश के मुसलमानों के कंधे छिल गए आरजेडी के पालकी धोते धोते, और लालू के अनपढ़ बच्चे रहे महलों में सोते। ये नहीं चलेगा, ये छद्म सेकुलरिज्म नहीं चलेगा। ये बिहार की आवाम जब हिसाब मांगेगी इनसे। और आप बोल रहे हैं साहब विकास पर, आप विकास पर बोल रहे हैं। अरे आपने बिहार का बंटाधार किया है, जंगल राज की गड़गड़ाहट, गोलियों की गूंज, और जिस पार्टी का सरबराह 5 मामलों में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से सजा याफ्ता हो, चारा चोर सुप्रीम कोर्ट से मोहर मारा हुआ चारा चोर पार्टी का सजा याफ्ता। और जिस तेजस्वी यादव की हम बात कर रहे हैं, उनके गले में कितनी संपत्तियां लटकी हुई है दूसरों की, नौकरी के नाम पर जमीन, मकान, द्वार, जमीन, घर, 140 भूखंड तेजस्वी के नाम पर, तेजस्वी के। चलिए सर, अब पुरानी बातें नहीं, उस पर हम डिबेट कर चुके धनंजय जी, भी 3 दिन पहले उस पर चर्चा की है धनंजय जी। कोई बात नहीं सर, आज का जो मुद्दा है उस पर रहते हैं। मैं आता हूं आपके पास, दोबारा आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मनीष कुमार यादव जी, आप लोग इफ्तार करें तो बहुत अच्छा, तेजस्वी यादव इफ्तार में चले जाए तो आप लोग टीका ढूंढने लगते हैं। नहीं, हम देखिए, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, हाँ, और नीतीश कुमार जी बिहार में मंदिर का भी विकास करते हैं और कब्रिस्तान की भी घेराबंदी करते हैं, और गुरुद्वारा का भी पर्व बहुत धूमधाम से बिहार में मनता है। नीतीश कुमार जी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता अभी प्रवचन दे रहे थे कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिहार के विकास के सवाल। अरे भाई, राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री किन कारण से बनी थी भाई?
लालू जी को मुख्यमंत्री से हटना पड़ा था किन कारण से भाई? लालू जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं किन कारण से भाई? जिस पार्टी में मुख्यमंत्री ही बना हो, मुख्यमंत्री ही बनी हो भ्रष्टाचार के कारण, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकते हैं भ्रष्टाचार के कारण, वो बिहार में भ्रष्टाचार को प्रदर्शन दे रहे हैं। सवाल ये है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के लोग बिहार में अल्पसंख्यकों को केवल वोटरों के रूप में प्रयोग करते थे। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था सर। मैं आपसे ये कह रहा हूं मनीष जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप इफ्तार करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपको लगती, अगर तेजस्वी यादव इफ्तार में चले जाते हैं तो आपको दिक्कत लगती है। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, मैं चाहता हूं इसका सीधा जवाब दीजिए आप। अजीत जी, हमें दिक्कत, मैंने आपको क्या बोला कि हमारे नेता सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हाँ। दिक्कत तो ये है ना, हाँ, क्या दिक्कत ये है? लोग बिहार, अजीत जी मैं मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। दिक्कत ये है कि बिहार के अल्पसंख्यकों को केवल ये वोट के रूप में प्रयोग किए हैं। इन लोग जब सरकार में थे, भागलपुर इस देश में सबसे बड़ा दंगा हुआ था और पूरी भागलपुर की धरती खून से रंग गई थी, लेकिन दोषियों को इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन जब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने तो दोषियों पर कार्रवाई किया और जो लोग भागलपुर छोड़कर चले गए थे पुनः नीतीश कुमार जी ने उन्हें बसाया और आर्थिक सहयोग दिया। सवाल यह है कि ये लोग बिहार के अल्पसंख्यकों को केवल वोटरों के रूप में प्रयोग करते हैं, उनका उत्थान कैसे? ऋषि मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं किसी और पास जाऊंगा। जल्दी से इस पर इनकी कोई चिंता नहीं है। एजेंडा है हमारा, तो मनीष ये एक सिंपल एजेंडा है, बार बार 2005 चले जा रहे हैं। आज एनडीटीवी के मंच से बोलिए आप लोग कि ब्लॉक पर पैसा नहीं लिया जाता है, थाना पे पैसा नहीं लिया जाता है, थाना से शराब नहीं बेचा जाता है। आज आप एनडीटीवी के मंच से बोल दीजिए, हम वोट लेंगे। आप नहीं बोल पाइएगा, आप नहीं बोल पाइएगा। थाना से पैसा, थाना पे पैसा नहीं लिया जा रहा है, ब्लॉक पर पैसा नहीं लिया जा रहा है। आप नहीं बोल पाइएगा। मुझे एक मिनट समय चाहिए। 2025 क्यों नहीं कर रहे ऋषि मिश्रा जी? मुझे एक मिनट समय चाहिए, आधा मिनट। मैं दे दूंगा सर, बिल्कुल दे दूंगा। के बाद आप नहीं बोल पाएगा। स्वीकार करिए तो क्या यहाँ पर स्वीकार करिए कि हाँ हमारे नेता मनीष जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। ऋषि जी के और वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो ठीक हो जाए फिर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूँ। आ रहा हूँ आप दोनों के पास। राजेश राठौर जी। अजीत जी मुझे 10 सेकंड चाहिए। बोल लीजिए सर, बोल लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। मैं ऋषि मिश्रा को दावे से कहता हूं हाँ। कि अब कोई अपहरण उद्योग बिहार में नहीं चलता है। अब फिरौती मुख्यमंत्री निवास में एकड़ मार्ग से नहीं तय होती है। अब राम संगठित अपराध राजमार्ग से नहीं होता है। अब मुख्यमंत्री बैठ करके दलाली नहीं करता है अपहरण। कोई बात नहीं सर, ये सब्जेक्ट है ही नहीं हमारा आज का। कह रहा है तत्कालीन मुख्यमंत्री का साला और तत्कालीन मुख्यमंत्री का भाई कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके परिवार के लोग कह रहे हैं। हाँ, मैं दावे से कहता हूं कि अब एक कड़े मार्ग से दलाली नहीं होती है। अब एक कड़े मार्ग से छिनतई और डकैतियों के हिसाब किताब नहीं होता है। अब एक कड़े मार्ग का पहरेकर्ताओं और डकैतों का संरक्षण स्तर नहीं है। अब एक कड़े मार्ग कोई बात नहीं, मैं एक सर धनंजय गिरि जी, ठीक है ना, आपने 10 सेकंड कहा था, हो गया सर, कोई बात नहीं, आप बाद में बात बोल लीजिए। राजेश राठौर जी, क्यों हो रहा है ये सब? अजीत जी, बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके सवालों के जवाब न भाजपा न जेडीयू के लोग दे पाते हैं। उनके पास 100 रोगों की एक दवा है, क्यों न लालू को अपनाए। सिर्फ लालू यादव के अलावा इनके पास कोई जवाब नहीं है। इस बार का चुनाव न टीका पे है, न टोपी पे है, न टीकी पे है, न चंदन पे है, न लुंगी पे है, न गेरुआ पे है। लेकिन अच्छा, आप टीका लगा करके आए हैं, आप ही हैं जो पैनल में टीका लगा के आए। नहीं, शायद हमारे साथ पहली बार डिबेट में हम बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। आपके तमाम मेरे यहाँ साथी पत्रकार हैं, जानते हैं कि मैं रोज टीका लगाता हूँ, देखावटी नहीं लगाता हूँ, पूजा विधि पूर्वक करता हूँ, मंत्रों के साथ टीका लगाता हूँ। ये चुनाव आप इफ्तार में जाके हटा तो नहीं देते हैं? नहीं, वो जब भी मिलेंगे आपको बाइट भी चलता है तो मेरा टीका पे चलता है, रोज चलता है, इसलिए मैं पूरा टीकाधारी हूँ, इसमें कहने है। लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ, भारत और बिहार के नागरिक हूँ, और बिहार का चुनाव 20 साल के नीतीश कुमार के कुशासन पे, उनके कामकाज पे, मैं सिर्फ कुशासन नहीं करता हूँ, उनके कामकाज पे। और नीतीश कुमार ही अपने कामकाज पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो लड़ना चाहते हैं लालू यादव जी के। वो 90 से 2005 तक के शासन पे वो कभी नहीं कहते कि हमको वोट इसलिए दीजिए कि मैंने बेहतर गवर्नेंस दिया है, मुझे वोट इसलिए दीजिए कि अगर हमको नहीं दीजिएगा लालू आ जाएगा। ये कोई पैमाना नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमें इस बार जो चुनाव होगा बिहार में
वो मुद्दा एकदम नहीं है। मुद्दा है पलायन का, मुद्दा है रोजगार का, मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है किसानों का, मुद्दा है भ्रष्टाचार जो कैंसर की तरह ब्लॉक और पंचायत तक चला गया है, उसके खिलाफ। और यह विशाल मुद्दा मैं तय नहीं करने वाला हूं, निरंतर इस बार मैं तय नहीं करूंगा, ना आप तय करेंगे ना भाजपा तय करो, बिहार की जनता तय कर चुकी है। ठीक है। जिसको मैंने नहीं एक जिसको देखिए ना क्या है बिहार में कि आप सर वो पिछले चुनाव में हाँ जिस विधानसभा में पूरा विवाद हुआ जाले में, जिसको हाँ। लेकर के सवाल उठ रहे हैं, पिछली बार जनता ने तय किया था और मैं आपके ही प्रत्याशी हारे थे वहां से। मैं अगर सभी मेरे प्रत्याशी जीत जाते अजीत जी तो मेरी सरकार नहीं होती। क्यों हारे थे मैं उस पर नहीं आना चाहता, और क्यों विवाद हुआ था वो पुराना मुद्दा हो गया, मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं भी उसमें मैं वही कह रहा हूँ कि बिहार का जो मुद्दा है यहाँ तक चला गया है कि बिहार का एक एक नौजवान फर्स्ट डिवीजन से 3 बार पास करता है और बीपीएससी के एग्जाम में फेल कर जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री 3rd डिवीजन से पास करता है। ठीक है सर, 5 साल में 3 बार मुख्यमंत्री। कोई बात नहीं, और भी लोग मेरे साथ मेहमान हैं, मैं उनके पास भी जाता हूं। मेरे साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं सर जो बिहार को बहुत अच्छे से समझते हैं। भोलानाथ जी, इसकी जरूरत थी क्या, और अगर ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इससे किसको फायदा मिलेगा? देखिए, ये तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण का मामला है। अभी कल ही नीतीश कुमार जी भी जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं इरशादुल्लाह जी के उनके आवास पर दावते इफ्तार में गए थे, और उससे पहले भी मंदिरों में जाते रहे हैं, माथा टेकते रहे हैं, गुरुद्वारा में जाते रहे हैं। तो ये सियासी पार्टियां हैं, ये चुनाव सामने देख करके थोड़ा सा तो ये चीजें बढ़ेंगी। तो अभी तेजस्वी यादव जो जाले में गए 2 जगहों पर, मंदिर में और मंदिर में और इस इफ्तार पार्टी में, तो उसका थोड़ा सा भाजपा का ज्यादा रिएक्शन इस बात पर है कि वो टीका मिटा क्यों दिए। राजेश राठौर जी अभी बोल रहे हैं कि टीका तो हम लगाते हैं, प्रतिदिन लगाते हैं, तो क्या वो आपका जो सवाल था कि क्या वो किसी इफ्तार पार्टी में जाएंगे तो टीका मिटा देंगे, तो ऐसा होने से ये सवाल उठता है कि क्या है मंशा। तो अभी चूंकि चुनाव करीब है तो इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं देखने को मिलेंगी। हमने आपको बताया कि ये तुष्टीकरण बनाम ध्रुवीकरण का मामला है। अभी भाजपा ने जो चीजें की है, जैसे एक बड़ा इवेंट रहा कुंभ का, महाकुंभ का अयोध्या प्रयागराज में, तो ये क्या था, जिस तरह से उसका हाइप क्रिएट किया गया, तो उससे क्या चीजें साबित हुई। भले भाजपा ये ना कहे कि हम इसको हिंदूकरण या हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन अगर अयोध्या मंदिर में देखें, अगर बनारस का काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखें, तो भाजपा का जो कार्ड जो खेल रही है, जो वो एक तरह से ध्रुवीकरण का मामला है कि सीधे सीधे एक खास धर्म के लोगों को अपने साथ जोड़ने की। तो इसका प्रतिकार ये लोग इस रूप में कर रहे हैं कि जो एक तुष्टीकरण, जो एक सेकुलर कार्ड है, उसको खेल करके, और हम जो दूसरे समाज के लोग हैं उनको भी अपने साथ जोड़ें। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि हिंदुओं का ना जोड़े, ये दूसरे समाज के लोगों को भी जोड़ना चाहते हैं। अभी आप कल कर्नाटक में जो हुआ उसको आप क्या कहेंगे, जहाँ पर कि मुसलमानों को 4% अलग से आरक्षण दिया गया, जिसका भारत में भाजपा ने पुरजोर विरोध किया। तो ये सारे कार्ड जो है चुनाव को सामने देख करके जिसको जहां मौका मिल रहा है वो अपना काम कर रहा है। अकुश श्रीवास्तव जी, मैंने ऋषि भाई से पहला सवाल पूछा था, हमने कहा कि बताइए, अपना बवाल करा दिया आपने अपने विधानसभा में। मैं ऋषि जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो चूंकि पसीना आ रहा था तो वो टीका मिट गया और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अक्कू जी, ये प्रयोग है या संयोग है? नहीं, ये मेरे ख्याल से सवाल ही बेमानी है। और बेमानी इसलिए है कि ये अगर कोई भी नेता जिसको आप बहुत साफ कहूं कि बिल्कुल अपने रंग में रंगता है वक्त के हिसाब से, तो वो वहां जहां जाएगा जहां उसकी उल्टी हवा में नहीं जाने वाला है। अगर मंदिर जाएगा टीका लगाएगा, मस्जिद जाएगा या किसी इफ्तार पार्टी में जाएगा तो टोपी लगाएगा, वो कोई भी होगा। तो इसको लेकर के एक बहुत बड़ी बहस बनाना मुझे नहीं लगता। और ये तो गिरगिट के रंग सबके होते हैं, ये किसी पार्टी के हो, किसी तरीके के हो, सब लोग यही करते हैं, इसमें कोई मुद्दे वाली बात नहीं है। हाँ, मुद्दे वाली बात तब होती जब वहां जाकर के दूसरे तरीके के बयान दिए जाएं, दूसरे तरीके की बातें की जाए, उस माहौल से अलग रह करके बात की जाए,
तब तो जरूर एक विवाद उठता है। लेकिन अगर तेजस्वी यादव एक बार पहले मंदिर गए, फिर उसके बाद किसी और आयोजन में गए, तो तय बात है कि वो वहाँ की उपयुक्तता के हिसाब से काम करेंगे, उपयुक्तता के हिसाब से जाए आएंगे। इसमें बहुत बड़ा विवाद नहीं है। और अब वोटर इतना बेवकूफ, जो लोग समझते हैं कि वो है, वो होता भी नहीं है। वो अपनी अकल से, अपने हिसाब से, अपने समीकरण से, अपने ध्रुवीकरण से, अब मैं इस शब्द को दोहरा रहा हूं, अपने ध्रुवीकरण से, अपने हिसाब से वो वोट देता है, उसी हिसाब से चलता है। वो एक बार तेजस्वी के टीका लगाने ना लगाने, टोपी पहनने ना पहनने से उसकी सेहत पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तेजस्वी की कोई इमेज ऐसी है भी नहीं कि वो टीकाधारी है। नहीं सर, लोकसभा में मछली का मुद्दा बन गया था, आपने देखा था। जाता है लोकसभा में मछली का मुद्दा बन गया था, आपको याद होगा। हाँ, तो बन जाएगा वो। मैंने कहा ना, टीकाधारी है नहीं है, ये नहीं है। वो तो जहां जाएंगे, अब यहाँ अभी आप जो फोटो दिखा रहे हैं, तो उसमें तय बात है कि मिथिलांचल की स्थितियों के हिसाब से रहेंगे। वहाँ उसकी मैथिल ड्रेस ले लेंगे, बाकी सब काम कर लेंगे। और अगर वो किसी मस्जिद में जाएंगे तो हरा पटका भी ले लेंगे, वो हरी जो उनका वो होता है। तो इस लिहाज से मुझे नहीं वक्त के हिसाब से अपना राजनीतिक दल अपने गेटअप को, अपने तरीके को, अपने भाषण को बदलते हैं। ऋषि जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कह लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। टीका लगाया था, पसीना आने से नाक पे आ गया था, वो वॉशरूम जाके जो जब इफ्तारी की जगह पे गए तो उन्होंने नाक को धोया, उसी में वो निकल गया। ये कोई मुद्दा नहीं है। हम जो असल बिहार का मुद्दा है उसको बार बार क्यों भूल जा रहे हैं? भ्रष्टाचार, जो बिहार में जो आज भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक, उसके बारे में हम क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं? हमारे नेता तेजस्वी यादव आज ऑल्टरनेटिव मुद्दा जनता के सामने रख रहे हैं कि हमको इस नाम पर वोट दीजिए, और वो बोल रहे हैं कि हम ये जब सरकार में आएंगे ये काम करेंगे। हम उस पर बहस करें ना। हम पॉजिटिव राजनीति करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम नेगेटिव राजनीति करने के लिए बिल्कुल नहीं है। जनता दल यू के लोग हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, पिछले 5 साल में क्या दीजिए जवाब, धनंजय जी जवाब दीजिए। मंच पर जाए, उस पर वोट मांगे। अजीत जी, कौन से घोटाले पे भाई साहब बात करना चाहते हैं? कोसी बाढ़ घोटाला, उर्वरक घोटाला, भागलपुर घोटाला, यार चारा घोटाला, बिटवीट घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, मोकामा डकैती, भोजपुर नरसंहार, बेलचीगंज नरसंहार, या देशलेट घोटाला, चारा घोटाला, भर्ती घोटाला, या कौन से घोटाला? अलकतरा घोटाला, जमीन घोटाला, वन घोटाला, कौन से घोटाला पर बात किया जाए भाई साहब? ऋषि मिश्रा जी, कौन सा घोटाला पर बात करिएगा? किस घोटाले पर बात करना चाहते हैं? अरे वो दर्ज हो ही नहीं सकता FIR में, जो लालू ने रह के लूटा है सरकार में। लुटेरे का सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट से मोहर है। जिस पार्टी का सरबराह ही लुटेरा है और सुप्रीम कोर्ट से मुंह सजा याफ्ता है, जिस पार्टी का मुखिया, जिसको आप मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, उसके गले में प्रॉपर्टियों की माला लटकी हुई है। किसी की जमीन है, किसी का मकान है, किसी की दुकान है, किसी की गहना गुड़िया है, किसी की संपत्ति है। जवाहरलाल नेहरू पहुंच जाइएगा, 2005 जो पहुंच जाएगा, जो बोएगा वही पाएगा। जो बोएगा वही पाएगा। पेड़ कबूल का तो आम कहां से आए मिश्रा जी? अरे जो पाप किया है वो यही चुकाना पड़ेगा। पापों का हिसाब यही होगा, सब हिसाब यही होगा। जिले इलाही खोज के लाए जाएंगे और सबका हिसाब कराए जाएंगे। अब आप लालू जी को कहिएगा कि घोटाला बहुत पहले किए थे, अब काहे सजा दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को समझा दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट को समझाइए ना कि बहुत पहले घपला किए थे, अब काहे सजा दे रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट को कहिए रोज जेल के गेट पर खड़ा है। नहीं, लेकिन धनंजय गिरि जी, मेरा एक सवाल आपसे, मैंने शुरुआत में ऋषि से सवाल पूछा। धनंजय जी, मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा है भाई। वो ये कह रहे हैं कि आप धर्म के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं? वो टोपी लगाएं, वो टीका लगाएं, वो क्या फर्क पड़ता है आपको? अजीत जी, हम यही तो सबसे बड़ी बात है। इति धारयति धर्म, जो आप धारण करते हैं वही धर्म है, और ये तो अधर्मी लोग हैं। धर्म से क्या मतलब इनका? तो फिर आप धर्म के ठेकेदार बन गए। धर्म है बापू का, वो धर्म है जो कहते हैं कि कमर में गीता और मुख में राम रखते हैं, लेकिन जो कोट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं वो भी धर्म है। जो जाकर के वो वहां, भाई साहब एक मिनट, जो जाकर के सोमनाथ के मंदिर में खुद को गैर हिंदू दस्तखत करते हैं और जाकर के फिर जाकर के वहां वैष्णो देवी में अपना गोत्र दत्तात्रेय बताते हैं, वो अधर्म है।
जो पूरा इंडिया अलायंस हिंदू धर्म को डेंगू मलेरिया और कहता है, और उनके साथ जो लोग खड़े होते हैं, तो फिर आप क्या कहेगा अंजित जी? इस देश का सनातनी समाज सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था। नहीं, मैंने आपसे धनंजय जी कुछ और पूछा था। मैंने पूछा था आपसे कि वो टोपी लगाएं, टीका लगाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है? अब इतने ही राजनीतिक तौर पे मजबूत हैं तो इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? क्यों कह रहे हैं भाई जीवेश मिश्रा, आपके नगर विकास मंत्री कह रहे हैं कि टीका से दिक्कत है धर्म बदलने? क्या दिक्कत है आपको? अगर इतना ही बहुत मजबूत हैं आप लोग तो लड़िए ना चुनाव, क्यों इसको बीच में लाना चाहते हैं? हम मजबूत नहीं है, जनता ने हमें मजबूत बना के रखा है, और जनता ने इन्हें मजबूर बना के रखा है, क्योंकि जनता को इन्होंने मजबूर मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूं आपसे, हमने जनता को महान कि भाई वो टोपी बनाया, लगाएं, वो टीका लगाएं, आपको क्या दिक्कत है इससे? भाई हमें क्या दिक्कत है? दिक्कत से छद्म से है। दिक्कत आप लालू एंड फैमिली ने इस देश की आम जनता के साथ बहुत अन्याय किया। फिर वही बात, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है भाई। आप जो सवाल कह रहे हैं, सवाल अगर वो टीका लगाते हैं तो टीका लगाएं, और टोपी पहनते हैं टोपी पहने। इफ्तार से राजनीति को रफ्तार देने के लिए उधर गए और इधर टोपी इधर टीका लगा। ये इसका जवाब तो ऋषि जी को देना चाहिए। ये छद्म चीजें नहीं चलेगी। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप हैं किधर। आप छाप तिलक सब, कोई बात नहीं, मनीष यादव और राजेश जी को लाइए। ठीक है सर, ओके, मैं आ रहा हूं। मैं इसके अगले राउंड में आ जाऊंगा। मनीष यादव और राजेश जी को लाइए। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैंने कहा था कि ये लोग बोल लें, फिर आप बोल लीजिएगा। बोलिए मनीष जी। देखिए अभिजीत जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि ना हमारे नेता को टीका सपत्ति, ना टोपी सपत्ति, ना नीतीश कुमार जी को है, ना देश के प्रधानमंत्री जी को। देश के प्रधानमंत्री जी हर वर्ष उर्स के मौके पे अजमेर शरीफ चादर बेचते हैं। अभी जहां एक खुशबू कार्यक्रम पे गए थे दिल्ली में, वहां कह रहे थे यहाँ आके मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। रमजान का मुबारकबाद दे रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी। ना नीतीश कुमार जी को कोई आपत्ति है, ना देश के प्रधानमंत्री जी को। सवाल ये है कि चाहे कांग्रेस हो चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, दोनों ने बिहार का नेतृत्व किया है, और इन लोग सवाल किसी पे उठा रहे हैं? भ्रष्टाचार के सवाल पर। अरे कांग्रेस के जब मुख्यमंत्री होते थे बिहार में, कोई मुख्यमंत्री कृष्ण सिंह जी के बाद अगर कोई 5 साल बिहार में रहा हो तो उसका नाम बता दीजिए। कोई 6 महीना में मुख्यमंत्री बदल जाते थे, कोई 5 महीना में बदल जाते थे, कोई साल भर में बदल जाते थे। ये था कांग्रेस का हालात बिहार में। और अभी बिहार में लोकसभा के चुनाव हाल में ही संपन्न हुए। भाई तेजस्वी जी हो या कांग्रेस के नेता हो, कह रहे थे जनता दल यूं समाप्त हो जाएगी, हम बिहार में इतने सीट जीतेंगे, और जमीन से धरातल से हजारों फीट ऊपर मछली और संतरा का आनंद ले रहे थे। जब परिणाम निकल कर आया तो राष्ट्रीय जनता दल 4 पर सिमट गई और कांग्रेस 3 पे है। अब 3 पे उगरदा उड़ाए हुए हैं। राजेश जी, 3 सीट और 4 सीट पे राजेश जी, मनीष जी, अजीत जी, पहले मैं इनके सवालों को चिल्लाने में मैं विश्वास नहीं रखता हूँ। हाजिरी लगा रहे हैं। देश में किसी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो 3rd डिवीजन से बहुमत प्राप्त किया हो और 5 साल में 3 बार वोट लिया हो। ऐसे किसी एक मुख्यमंत्री का नाम बताइए कि बहुमत के बावजूद 3 बार वोट लेने वाले व्यक्ति कौन है? नीतीश कुमार है। क्यों है? क्योंकि इनको अपने नियत और नीति पे भरोसा नहीं है। बार बार नियत और नीति बदलने वाले व्यक्ति जनता का भरोसा उठ गया है। अभी धनंजय जी बोल रहे थे घोटाला की चर्चा। अगर आप समय दें तो मैं अपने मुख से नहीं, मनीष जी सुन लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। राजेश जी बोलिए। मनीष जी सुन लीजिए, आप जवाब दे लीजिएगा। मनीष जी, मेरा निवेदन ये है, मनीष जी मेरा निवेदन ये है कि आप उनको सुन लीजिए, फिर आप तथ्यों के साथ जवाब दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। मनीष जी, ठीक है सर। मनीष जी, आप उनको सुन लीजिए, फिर तथ्यों के साथ आप जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा समय है। राजेश, 2 सवाल मेरे हैं कि देश के किसी ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताइए जो 3rd डिवीजन से पास करके भी बहुमत प्राप्त किया हो, बावजूद 5 साल में 3 बार वोट लिया हो, और बिहार के बच्चे 1st डिवीजन से 3 बार पास करते हैं तब भी 1 बार नौकरी नहीं लगती है। एक सवाल है। दूसरा कि धनंजय जी ने लगातार घोटालों की चर्चा करते हैं, हमको अच्छा लगा, लेकिन धनंजय जी के ही नेता नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर की सभा में आए थे और 36 घोटालों का आरोप एक एक कर गिनाए थे नीतीश कुमार के नाम। चाहे वो चावल घोटाला हो, मनरेगा घोटाला हो, नलकूप घोटाला हो, अलकतरा घोटाला हो, अगर सब मैं लिख हॉस्पिटल घोटाला हो, हर विभाग में मैं नहीं,
नरेंद्र मोदी जी घोटाला गिनाए, कहिए तो उनके भाषण में सुना मात्र 30 सेकंड का है, जिसमें उन्होंने 36 घोटाले गिनाए थे। तो गिरिजी जी से पूछिए कि नरेंद्र मोदी जो बोले थे वो झूठ था या नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं वो झूठ है। तो अपने नेता के बात के मानने से क्यों इनकार करते हैं? अगर प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री पे घोटाले के आरोप लगाए हैं तो उसकी जांच क्यों नहीं? वो मुख्यमंत्री कटघरे में क्यों नहीं है? क्या वो पॉलिटिकल बयान था? छोटा सवाल है मेरा। या वो घोटाला का आरोप झूठा था? अगर झूठा था तो प्रधानमंत्री झूठा हुए, अगर सच्चा था तो कार्रवाई क्यों नहीं? मनीष जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊं जल्दी से। देखिए अजीत जी, हमारे नेता क्या कहते हैं, ये अभी कह रहे थे 3rd डिवीजन। अरे भाई 2005 में प्रधानमंत्री जी ने घोटालों का आरोप लगाया, 2010 में राष्ट्रीय जनता दल को 22 सीट और आपको कितना सीट प्राप्त है? आपको है यार? प्रधानमंत्री जी ने घोटालों का जो आरोप लगाया 36 घोटाले का, वो सही था या गलत? चुनाव में जितने सीटें आपको प्राप्त हुई थी, मैं आपको चुनौती देता हूं, नहीं बोल पाइएगा। आपको जनता ने भरी संख्या बताई। नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को पसंद है, आपके कृपा से नीतीश कुमार जी नहीं है। और नीतीश कुमार जी का आरोपी बताया, वो सही था या गलत था? अगर सही था तो सलाखों के अंदर जाने के लिए आपने समझौता किया, अगर गलत था तो गलत प्रधानमंत्री के साथ आप क्यों हैं? क्योंकि आप कुर्सी कुमार हैं। चलिए सर, ये आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन आज की चर्चा दरअसल दूसरे तरह की है। भोलानाथ जी, मैं आपसे जरा कोई बात है सर, मैं आ रहा हूं, दोबारा आ जाऊंगा सर। भोलानाथ जी, मुझे जो जाले विधानसभा है और जो मिथिलांचल में ये क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसके बारे में समझाइए कि तेजस्वी का जाना, फिर जीवेश मिश्रा का इस तरह से बयान देना, ये क्यों है? मतलब इसका समीकरण है क्या? देखिए, जाले मिथिलांचल का एक विधानसभा क्षेत्र है और काफी महत्वपूर्ण सियासी अहमियत रखता है बिहार की राजनीति। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर मिथिलांचल में जाते हैं तो मधुबनी, दरभंगा, इन सब इलाकों में काफी विजिट करते हैं। भाजपा के भी नेता जाते हैं, अभी प्रधानमंत्री आने वाले हैं, वो भी जाने वाले हैं मिथिलांचल के इलाकों में। तो मिथिलांचल अभी जो है सियासी तवज्जो का खास केंद्र बना हुआ है बिहार में। तो कारण ये है कि मिथिलांचल में भाजपा की स्थिति थोड़ी मजबूत है। तेजस्वी वहां जा करके और अपनी पार्टी के एक आधार को एक नया आयाम देना चाह रहे हैं, नई मजबूती देना चाह रहे हैं। तो जाले में उनका दोनों जगह पर जाने का मकसद वही था कि दोनों समाज के, दोनों धर्म के लोगों को एक साथ साधा जाए। तो यह सियासी रणनीति है, इसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। अब आप थोड़ा सा राजद के वोट बैंक पर थोड़ा नजर डालें हम लोग। राजद का जो कोर वोटर है वो यादव और मुस्लिम है, और ये बिहार में अकेले अगर दोनों मिल करके देखें, मिला करके, जो भी पिछला जाति आधारित सर्वे आया था उसके हिसाब से करीब 26-27% होते हैं दोनों मिला करके, और वोट में, जीत में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप ये कहें कि भाई इन दोनों को साधना, एक तरह से इनके लिए इनको अपने तरफ खींचे रखना, अपने तरफ झुकाव रखना एक इनकी बड़ी मजबूरी है। तो अगले चुनाव के लिए भी ये जा करके उस इलाके में और इस समाज के कोर वोटर जो उनके हैं उनको अपनी तरफ साधने की कवायद कर रहे हैं। तो मुस्लिम के यहाँ जाते हैं, इसमें कोई नहीं, जैसा कि अप्पू सर ने अभी कहा कि भाई अगर ये जाते हैं, करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर वहाँ वैसा बयान देते तो एक बात है। लेकिन सियासत इस पर इसलिए हो रही है कि भाजपा वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि टीका मिटा करके गए वहां पर। तो टीका मिटाने का कोई ये नहीं था। अब ये पसीना और वॉशरूम जाने का तो बात कितना क्या है ये आप ठीक बात है, वो अपना राजनीति लोग जाने, लेकिन हम तो जो आरोप लग रहे हैं, जो विवाद हो रहा है उस पर चर्चा करें। अब कुछ मैं एक बात समझना चाहता हूं आपसे कि पिछली बार जाले विधानसभा की वजह से आसपास के तमाम विधानसभाओं पर फर्क पड़ा, जब टिकट उस्मानी को दिया गया, ऋषि मिश्रा का टिकट कटा, तमाम बातें हैं। लेकिन इस बार क्या पिच बदल रही है जाले की, और बीजेपी ये चाहती है कि वहां भी चुनाव हिंदुत्व के पिच पर ही हो? देखिए, ये बहुत सीधी सी गणित है, और इस गणित में हमेशा दोनों ही पक्ष जो हैं, जहां पर उनके प्रत्याशी अब तक कमजोर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, वहां वो ज्यादा कोशिश करेगी, और खास तौर से उन सीटों पर जहां पर 5 से 10 हजार के बीच का एक अंतर रहा है। मैं क्योंकि गणित में ज्यादा विश्वास रखता हूं, हमेशा ये राजनीतिक दल ये ध्यान रखते हैं कि जहां उनकी सीटें 5 से 10 हजार के बीच में विधानसभा में
हारी या जीती जाती हैं वहां वो ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं ताकि उसको फिर से अपने पाले में किया जा सके। और इस सिलसिले के अलावा वो उन एरियाज को भी ज्यादा ध्यान रखते हैं जहां उनकी सीटें कम रही हैं। वजह उसकी ये है कि जो एरिया उनका है वो तो है ही ना। छपरा में तो जाएंगे, नहीं जाएंगे तो भी वो कुछ ना कुछ ले ही जाएंगे आरजेडी वाले। लेकिन अगर वो मिथिलांचल में जाकर के अपनी कोशिश करते हैं और उनको लगता है कि वहां पर जाने से, वहां पर पाग पहनने से, वहां पर मैथिल भाषा में बात करने से कुछ और फर्क पड़ता है, तो वो उसका अलग असर होता है। क्यों, चाहे वो नरेंद्र, सब लोग करते हैं। नरेंद्र मोदी भी अगर बिहार में जाएंगे और अगर भोजपुरी के इलाके में जाएंगे तो भोजपुरी में बात करने की कोशिश करेंगे, मिथिलांचल में जाएंगे तो मिथिला भाषा में बात करने की कोशिश करेंगे। ये नेताओं का एक बेसिक कैरेक्टर होता है और वो अभी फिलहाल ये सब लोग बेसिक कैरेक्टर में काम कर रहे हैं। अभी कोई बहुत गणित की बात नहीं हो रही है। बात सिर्फ इतनी है जो उनकी कुछ सीटें कम हैं या जहां थोड़ी संभावना बनती है वहां वो कब्जा कैसे करें उसकी कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी हो या कोई और नेता हो। ऋषि जी, तकनीकी तौर पे आरजेडी पहली बार पटना से बाहर इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रही है, कोई खास मकसद इसका? एक चीज आप समझ लीजिए, 2020-2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हमारे नेता एक एक जिला घूम के आ चुके थे। नहीं, मैंने इफ्तार में पूछा था सर। ठीक है, वो तो जाएंगे। ऐसा है, राबड़ी देवी जी के यहाँ छठ होता था, ऐतिहासिक छठ हुआ करता था और सालों साल चला। लालू जी के यहाँ होली हुआ करता था, तो उसमें परेशानी नहीं है। नहीं, मैं परेशानी की बात नहीं, मैं तो राजनीतिक तौर पर ये सवाल पूछ रहा हूं। मुद्दा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। लोग ठीक है जा रहे हैं तो हम लोग जा रहे हैं। ठीक है सर, अब मैं माफी चाहता हूं ऋषि जी। एक सेकंड लूंगा, जनता दल से मेरा एक सवाल होगा। एक सेकंड लूंगा। हमारे भाई मनीष जी एक बात का जवाब दे दें। उनके नेता माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते थे, इसको तो भाजपा वाला फंसा रहा है, सब केस में भाजपा वाला फंसा रहा है। हम सब समझ गए, तो क्या सच्चाई है जरा मनीष जी बता दें। और हम एक आरोप जो हम लोग लगाते हैं कि जनता दल यू में रहकर ये लोग भाजपा का काम कर रहे हैं। जी मनीष जी, आज ठीक है सर। मनीष जी जल्दी से अगर बोलना चाहें, मेरे पास समय खत्म है सर, बार बार कहा जा रहा खत्म करने के लिए। बहुत बढ़िया। पटना उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल को जंगल राज के उपाधि दिया। चलिए सर, इस बहस में नहीं पड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि मिश्रा जी, भोलानाथ जी, धनंजय गिरी जी, राजेश राठौर साहब, मनीष कुमार यादव जी और अक्कू श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। मुकाबला में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौटेंगे।